A very good morning to all my dear students. This is Anuj Kumar Dwivedi. Welcome to your favorite YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today I have come up with Social Science Class 10 Chapter number 2, that is Land Resources. Now let's start our video. If you are new to my channel, then do subscribe my channel so that you can get the latest notification whenever I upload the video. Let's start our chapter number 2, that is land resources. Among our natural resources, India is the most important resource. We use land for agriculture, livestock rearing, mining, industries, transport, habitation, etc. Who owns the land? It is being used judiciously and sustainably. Is it being properly conserved or is it being degraded? These are questions we need to think about and understand. So what does it mean? हमारे जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदा है, उनमें से लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए. लाइव स्टॉक रियरिंग का मतलब होता है जानवरों का पालन पोषण. माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और रहने के लिए. हैबिटेशन मीन्स रहने के लिए. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जमीन का मालिक कौन है, उसको कौन ओन करता है. इसका इस्तेमाल हम विवेकपूर्ण तरीके से लगातार करते आ रहे हैं. सस्टेनेबली मतलब निरंतर, और जुडिशियसली का मतलब होता है विवेकपूर्ण, दिमाग से. और ये जो प्रॉपरली कंजर्व किया जा रहा है या उसे हम खत्म करते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हम लोगों को सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है. सो लेट अस सी अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंड यूज इन इंडिया. अब लैंड यूज इंडिया में कैसे होता है ये हम देखते हैं. एवरी कंट्री और प्रोविंस यूजेस इट्स लैंड इन डिफरेंट वेज. Some land is farmed, some is used to build urban habitation. तो जो हमारी कंट्री है, चाहे कोई भी देश हो, प्रोविंस मतलब कोई भी प्रांत, हर एक देश या कोई भी प्रांत या कोई जगह लैंड का यूज करती है अलग अलग तरीके से. कुछ लैंड को फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, कुछ जमीन को हम अर्बन हैबिटेशन शहरीकरण करने के लिए उपयोग करते हैं, कुछ सम इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड सम इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. तो कुछ को इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग किया जाता है और कई जगह की जमीनें तो फॉरेस्ट से कवर हुई है, जहां फॉरेस्ट स्थित है, जंगल. लैंड यूज इज द वे द पीपल ऑफ अ कंट्री और प्रोविंस यूज देयर लैंड. लैंड यूज कीप्स चेंजिंग विद टाइम. तो लैंड यूज क्या होता है, जमीन का उपयोग क्या है, एक तरीका है जिससे कोई भी देश के लोग या कोई प्रांत के लोग जमीन का उपयोग करते हैं. जमीन का उपयोग जो है समय के अनुसार बदलता रहता है. इंडियाज टोटल ज्योग्राफिक एरिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ओनली 93% ऑफ दिस लैंड हैज बीन सर्वेड फॉर लैंड यूज. तो जो इंडिया की जो टोटल एरिया है वो कितनी है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. ठीक, अब ये 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 93% एरिया जो है, जो लैंड की एरिया है, उतने में ही सर्वे हुआ है कि हम लैंड यूज कैसे करते हैं इंडिया में. जो दो डायग्राम दिए हुए हैं आप लोगों को, द टू डायग्राम्स बिलो एक्सप्लेन लैंड यूज इन होल कंट्री एंड द चेंजेस इन द लैंड यूज सिंस इंडिपेंडेंस. तो अब जो नीचे दो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो उस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पूरी कंट्री में कैसे कैसे लैंड यूज का चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से. फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं 1950 से 1951 का डायग्राम है. उस समय भौगोलिक स्थिति इनकी क्या थी, लैंड यूज करने का तरीका क्या था, और अभी का आप देख सकते हैं लैंड यूज इन इंडिया इन पिछला जो सेंसस हमने किया था 2010-11 में, उसमें कैसा है. तो इसमें आप देखिए, आप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 4% था, जो कि अब बढ़कर 9% हो गया है. फैलो लैंड 10% था, जो कि अब घटकर 8% हो गया है. फैलो लैंड मतलब खाली जमीन. बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन, जो कि 21% था और अब ये घटकर 10% हो गया है. पास्चर्स मतलब चारागाह पहले 2% था, अब 3% है.
फॉरेस्ट जंगल वाली जो जगह है वो 14% था पहले और अब 23% है। ऑर्चार्ड्स जिसको बाग बगीचे कहा जाता है जहाँ फल लगे होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे वाले बगीचे को ऑर्चार्ड्स बोलते हैं, तो वो 7% था और अभी ये 1% घटकर 1% हो गया है। अब रहा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर है 42% था पहले और अब क्या है 46, उसका एरिया बढ़ गया है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पाई डायग्राम आपने देख ही लिया है। फॉरेस्ट लैंड विथ अबंडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, टिम्बर, रूट्स एंड ट्यूबर्स, वाइल्ड फ्रूट्स, मेडिसिन्स, फूडर एक्सेट्रा। तो ऐसी जमीन जहां पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, तो अत्यधिक मात्रा वाली वनस्पति वाली जगह को हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट एक सोर्स है, स्रोत है, जिसमें हम लोग को लकड़ी, रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें, ये सब चीजें हमको, या चारा जो घास होता है जानवरों के लिए, वो सब मिलता रहता है। In the last 60 years, India's forest land increased from 14% to 23%. पिछले 60 सालों में इंडिया का जो फॉरेस्ट की जो जमीन है वो इंक्रीज हुई है 14% से 23% तक। बट दिस इंक्रीज कंटिन्यूड ओनली अप टू 1970 टू 71। लेकिन जो ये इंक्रीज हुआ 14 टू 23% वो सिर्फ 20 सालों तक ही हुआ। कब तक हुआ? 1970 से 71 तक। Since then, the area under forest has remained more or less constant. अब 1971 के बाद से जो एरिया है फॉरेस्ट की वो लगातार उतनी ही रह गई। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ये एरिया जो है फॉरेस्ट की उसके बाद बढ़ी क्यों नहीं, कांस्टेंट क्यों रह गई। आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वी यूज द टर्म फॉरेस्ट लैंड, we need to remember that the term refers to land that have been used as forest, but this does not mean that all the land has standing forest. For example, in 2010, तो जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट लैंड की, जंगल वाली जमीन की, तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि जो टर्म है लैंड का, रिफर्स टू लैंड, वो इस जमीन को हम बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड जहां पर फॉरेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह फॉरेस्ट मौजूद हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 2010 का क्या है। फॉरेस्ट लैंड टोटल 23%, बट द लैंड एक्चुअली अंडर फॉरेस्ट कवर टोटल ओनली 19.05%. The government undertakes afforestation on forest land that does not have standing forest at present. तो 2010 का जब एग्जाम्पल हम देखते हैं तो उसमें फॉरेस्ट लैंड जो है 23% दिखाया गया है। वो लैंड एक्चुअली फॉरेस्ट से ढका हुआ है, फॉरेस्ट के लिए उपयोग लाया गया है, परंतु जो फॉरेस्ट की जो जमीन है जिसमें फॉरेस्ट अभी मौजूद है वो सिर्फ 19.05% ही है। बाकी जो 4% का जो गैप है वो उसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने जंगल उगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने के लिए वो जमीन को फॉरेस्ट के लिए दिया था, लेकिन वो अच्छे से देख रेख ना होने के कारण अभी वहां पर फॉरेस्ट मौजूद नहीं है, अभी वहां प्लांट्स मौजूद नहीं है। तो एक्चुअली में सिर्फ फॉरेस्ट जहां है वो 19.05% है, बट टोटल लैंड एरिया फॉर फॉरेस्ट इज 23%। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद प्रोड्यूस लाइक टिम्बर, बट द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इज मच मोर देन द प्रोड्यूस दे प्रोवाइड। फॉरेस्ट हमको बहुत सारी चीजें देते हैं जैसे कि टिम्बर है, लेकिन जो वैल्यू है फॉरेस्ट की वो जो प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा है वो जो देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। आप लोग सभी लोग जानते होंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। इट ऑल्सो रिप्लेनिशेस द ऑक्सीजन कंटेंट दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। अब ये प्रोसेस क्या करता है? रिप्लेनिश करता है, मतलब दोबारा पैदा करता है। किसको? ऑक्सीजन कंटेंट को, जो कि इंसानों और एनिमल्स के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। A stable oxygen carbon dioxide balance helps to stabilize atmospheric temperature. अगर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर बैलेंस बना रहेगा तो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का भी स्टेबलाइजेशन रहेगा, वो उसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं।
दैट इज वाई फॉरेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। और इन सभी कारणों के कारण फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमें जीवन जीने के लिए फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व आवर वाटर सोर्सेस एंड आर अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट हमको वाटर रिसोर्स को भी कंजर्व करने में मदद करते हैं और वाइल्ड लाइफ के रहने के लिए भी। कैसे वाटर रिसोर्स को कंजर्व करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे सिर्फ मिट्टी को ही पकड़ के नहीं रखते, बल्कि उनके रूट्स पानी को भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिससे कि वहां पर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंडेंजर्स अवर एयर, वाटर रिसोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर जंगलों को कोई हानि होती है तो हमारे किसमें खतरा पैदा होता है? हवा में पैदा हो जाता है, वाटर रिसोर्स में पैदा होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए खतरा साबित होता है। At least 33% of country should be under forest cover to ensure environmental stability, but in 1987 only 19.49% of India's land was under forest. Actually में जो जमीन जो फॉरेस्ट के लिए होनी चाहिए वो 33% होना चाहिए कंट्री का, जिससे कि इन्वायरमेंटल में स्टेबिलिटी रहे, इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहे। लेकिन 1987 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे इंडिया में सिर्फ 19.49% ही इंडिया की जो है फॉरेस्ट के पास थी। बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद, आफ्टर इंटेंसिव एफर्ट, द टोटल एक्रिएज ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज टू 21.23% इन 2013। अत्यधिक प्रयासों के बाद जो टोटल एरिया था, एक्रिएज मतलब होता है एकड़ या जगह, जो भी आप समझ सकें, तो फॉरेस्ट का इंक्रीज हुआ 19.49 से 21.3% तक 2013 में। फॉरेस्ट कवर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब जो फॉरेस्ट का एरिया है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, अलग अलग होता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ इज अमंग द स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। छत्तीसगढ़ एक हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वाली जगह है, जहां पर कितना परसेंट है छत्तीसगढ़ की टोटल एरिया का? 41.7% जो है वो फॉरेस्ट में है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसकी विपरीत देखें तो उत्तर प्रदेश हैज जस्ट 5.7% एंड उड़ीसा हैज 31.36% अंडर फॉरेस्ट। तो उत्तर प्रदेश में 5.7% है और उड़ीसा में 31.36% है फॉरेस्ट में। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सच एज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एसेट्रा हैव द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर रेंजिंग फ्रॉम 70% टू 83%। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो सब जगह पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर होता है 70 से लेके 83% तक, इसीलिए वहां 12 महीना पानी गिरते रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्चर्ड्स। तब ये ऑर्चर्ड्स मतलब आप सभी जानते हैं फल वाले जो पेड़ होते हैं, जो बगीचा होता है जिसमें फल लगे होते हैं। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स लैंड कवर्ड बाय फ्रूट बियरिंग ट्रीज। फ्रूट बियरिंग ट्रीज मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे पेड़ जिसमें फ्रूट्स लगे होते हैं, ऐसी जमीन को हम ऑर्चार्ड्स कहेंगे। तो पिछले 60 सालों में, ओवर द लास्ट 60 years, ऑर्चार्ड्स इन इंडिया हैव बीन स्ट्रिक्टली क्लियर टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। तो पिछले 60 सालों में ऑर्चार्ड्स का जो जगह था, जो बगीचा जो था इंडिया में, वो उसको धीरे धीरे क्लियर करते गए। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ा रहे थे। 10 लैंड अंडर ऑर्चार्ड डिक्रीज फ्रॉम 7% टू 1% ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब पिछले 60 सालों में क्या 7% से 1% पर आ गया है ऑर्चार्ड्स की जो जमीन है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल लैंड। अ लार्ज शेयर ऑफ अवर कंट्रीज लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर। जो सब बहुत ज्यादा जो जमीन है वो किस पे है? एग्रीकल्चर पे है हमारे इंडिया में। द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अस विथ फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। जो मेजोरिटी है, जो अत्यधिक मात्रा है इंडिया के पॉपुलेशन की, वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है? फूड ग्रेन्स मिलता है और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। इन 1951 42% ऑफ लैंड वॉज एग्रीकल्चरल लैंड। तो 1950-51 में आपने देखा था पाई चार्ट में कि 42% था जमीन इंडिया का जो कि एग्रीकल्चरल लैंड में था। टुडे इट इज 46% और आज के दिन में ये क्या है? 46%, बढ़ गया 4% पिछले 60 सालों में। द एरिया अंडर एग्रीकल्चर हैज बीन मोर और लेस स्टेबल सिंस 1970। तो 1970 के आसपास से वो स्टेबल है। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन 2 and sometimes 3 crops are cultivated on the same land। जब से इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ है, पानी की पहुंच, इरिगेशन मतलब पानी का पहुंचाना खेतों में, तो जब से उसका एक्सपेंशन हुआ है तो 2 या समटाइम्स 3 क्रॉप्स कल्टीवेट हो जाता है एक ही जमीन पे एक साल में।
but only 38.75% of our agricultural land is irrigated and can be multi-cropped. लेकिन आज के दिन में हमारा जो 46% है उसमें से सिर्फ 38.75% पे ही एग्रीकल्चर लैंड पे हम पानी की पहुंच कर पाए हैं, जिससे कि मल्टी क्रॉपिंग हो सकती है। एक साल में 2 से 3 फसल हम निकाल पाते हैं। बाकी जगह पर अभी भी पानी की पहुंच नहीं है, वो सब रेन वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ऐसी जमीन जो एग्रीकल्चर नहीं होता, कोई अदर वर्क होता है। लेट अस सी, दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और इट यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। ऐसी जमीन जिसका हम एग्रीकल्चर के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि एग्रीकल्चर के अलावा किसी और चीजों पे करते हैं। इट इंक्लूड्स, अब ये कौन कौन सी चीजें हैं? स्नो केप्ड माउंटेन्स, स्नो केप्ड माउंटेन्स मतलब ऐसे पहाड़ जहां पर बर्फ से जो ढका हुआ पहाड़ है। सैंड ड्यून्स मतलब रेत का पहाड़। हाउसेस, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवे, मार्केट, प्लेग्राउंड्स, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए जो जमीन की इस्तेमाल होती है वो आता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में। Industrialization, urbanization and the growth of transport has increased the land use under this category from 4% in 1950-61 to 9% in 2010-11। तो क्या हुआ है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का इंक्रीज क्यों हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, क्योंकि जमीनें हमको ज़्यादा उपयोग में लानी पड़ी इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, शहरीकरण करने के लिए, घर बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जमीन का उपयोग किए, और ट्रांसपोर्ट के ग्रोथ के कारण ये जो कैटेगरी में था नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की जो कैटेगरी थी 4% से सीधा 9% इंक्रीज हो गई है पिछले 60 सालों में। टुडे देयर इज ग्रोइंग डिमांड टू एक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। आज के दिनों में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है कि एग्रीकल्चरल लैंड को इस्तेमाल किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए और फैक्ट्रीज लगाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड का इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ लैंड शुड बी एक्वायर्ड फॉर सर्च पर्पसेस, हमें उन सब चीजों के लिए किस प्रकार का जमीन लेना चाहिए। व्हाट इज द राइट कंपनसेशन, राइट कंपनसेशन क्या है फॉर, ऐसे अगर कोई जमीन को अधिग्रहण करता है, एक्विजिशन मतलब जमीन अधिग्रहण। दिस क्वेश्चंस आर अ मैटर ऑफ नेशनल डिबेट, और ये जो क्वेश्चन है वो एक नेशनल डिबेट होना चाहिए इस पे। इफ फर्टाइल मल्टीक्रॉप्ड लैंड इज एक्वायर्ड देयर इज बाउंड टू बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। तो अगर कोई फर्टाइल उपजाऊ जमीन का या मल्टीक्रॉप्ड लैंड का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए कर दिया जाएगा, तो ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में और कंट्री की फूड सिक्योरिटी पे एक गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएंगी, वो भी कौन सी, जो कि उपजाऊ है और जहां पर मल्टी क्रॉपिंग हो सकती है, तो क्रॉप प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए नेशनल डिबेट इस पे होना जरूरी है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू एक्वायर ओनली लेस फर्टाइल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों को ऐसी जमीन का उपयोग करना चाहिए जो कि कम फर्टाइल है, कम उपजाऊ है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से नहीं होता। ऐसी जमीनों को हम घर बनाने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए और कोई भी अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हाउ मच कंपनसेशन शुड फार्मर्स बी पेड फॉर लैंड एक्वायर फ्रॉम देम, अगर हम जमीन हथिया रहे हैं किसानों से तो हमें उनको कितना कंपनसेशन देना चाहिए अगर हम भूमि को, उनकी जमीन को लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ नेशनल डिबेट, और ये भी एक नेशनल डिबेट का मैटर है। चेंजिंग लैंड यूज मेक एक्वायर्ड लैंड मेनी मोर टाइम्स एक्सपेंसिव। चेंजिंग लैंड यूज के तरीकों से, जो हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं जमीन का, और मेक्स एक्वायर्ड लैंड मेनी मोर एक्सपेंसिव, तो उससे क्या होता है, जो जमीनों का जो रेट है वो ज्यादा महंगा होते जा रहा है। बट फार्मर्स आर कंपनसेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस, लेकिन फार्मर्स को तो जो कंपनसेशन दिया जाता है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस पे, कम रेट पे ही दिया जाता है। दे दस डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एनहेंस्ड वैल्यू ऑफ लैंड, तो जो उसकी कीमत बढ़ी हुई होती है उससे किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैलो लैंड। तो फैलो लैंड क्या होता है? खाली जमीन। फार्मर्स ऑफन लीव देयर फर्टाइल लैंड फॉलो सो दैट लैंड कैन रिकॉप इट्स फर्टिलिटी। फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जमीन को जो कम फर्टाइल रहती है उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी, उस जमीन की रिकाउप हो सके, मतलब रिगेन हो सके, दोबारा आ जाए, उपजाऊपन और बढ़ जाए। फैलो लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हम फैलो लैंड को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है करंट फैलो एंड ओल्ड फैलो। ठीक, तो करंट फैलो क्या होता है देखते हैं। करंट फैलो इज लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर। तो करंट फैलो लैंड ऐसी जमीन है जिसको 1 साल से
कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, पिछले 1 सालों से उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। दिस इज यूजुअली डन टू सो दैट द सॉइल कैन एक्यूमुलेट ह्यूमस विच इम्प्रूव्स द लैंड फर्टिलिटी। ये ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि सॉइल जो है उसमें ह्यूमस एक्यूमुलेट हो, इकट्ठा हो। ह्यूमस क्या है? जो सड़ जाती हैं पत्तियां जो टूट के नीचे गिर जाती हैं, उससे जो मिट्टी बनती है, दैट इज ह्यूमस। और उसके कारण क्या होता है? लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है। लैंड फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ही उसको 1 साल तक कल्टीवेट नहीं किया जाता। ये तो रहा करंट फैलो। अब देखते हैं ओल्ड फैलो क्या होता है। ओल्ड फैलो इंक्लूड्स लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर। ओल्ड फैलो क्या हो जाएगा? 1 से अधिक साल तक अगर हम छोड़ देते हैं, उसमें कल्टीवेशन नहीं करते, तो वो ओल्ड फैलो लैंड हो जाता है। इफ ओल्ड फैलो लैंड इज नॉट ब्रॉट अंडर प्लो, इट इज काउंटेड एज बैरन लैंड। अगर ओल्ड फैलो लैंड को अगर हम उसमें हल नहीं चलाते हैं कुछ सालों तक, तो उसको हम बंजर जमीन की उपाधि दे देते हैं या बंजर जमीन में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। अबाउट 8% ऑफ इंडियाज लैंड इज फैलो। तो हमारे इंडिया में कितना परसेंट फैलो लैंड है? 8%। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैरन लैंड। बैरन लैंड क्या होता है? दिस इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ लैंड। इसमें भी 2 प्रकार के लैंड होते हैं। वन इज लैंड विथ मिनिमल पॉसिबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो एक तो ऐसी जमीन होती है जिसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे बंजर जमीन फर्स्ट कैटेगरी हो गई। इसमें कौन कौन से होते हैं? दिस इंक्लूड्स रॉकी, हिली लैंड, रेवाइंस एक्सेट्रा। तो ये कौन कौन सी जमीन है? जो पथरीला जगह है, हिली एरियाज है, और रेवाइंस मतलब नाले वाली जगह। द अदर is land that can be improved through soil and moisture conservation work for forestry and agriculture। दूसरी प्रकार की जमीन ऐसी होती है जो बैरन लैंड में कि जिसमें हम थोड़ा सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन करके उसमें फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए हम उस जमीन का उपयोग कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स लैंड दैट वाज अर्लियर अंडर एग्रीकल्चर बट नाउ इज बैरन। ये कौन सी जमीन होती है? वो जमीन होती है जो कि पहले एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया गया रहा हो, लेकिन अब वो बंजर हो चुका है। अब हम उसमें भले नहीं खेती कर रहे हैं, पहले कभी करते रहे होंगे, तो ऐसी जमीन का हम इस्तेमाल फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं। दीज लैंड्स कैन बी डेवलप टू मीट द इंडियाज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये लैंड का इस्तेमाल हम इंडिया की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की जो जरूरतें हैं उसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। Barren land has decreased from 21% to 10% over the last 60 years। तो barren land डिक्रीज हुआ है 21% से 10% तक। अभी क्या है? 10% है, 11% का डिक्रीज हुआ है पिछले 60 सालों में। क्यों हुआ है? बिकॉज सच लैंड इज नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन। क्योंकि जो 11% कमी हुई है उस जमीन का इस्तेमाल हम किस में करने लग गए हैं? नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए और एफॉरेस्टेशन के लिए, पेड़ लगाने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा पास्चर लैंड। तो पास्चर लैंड क्या होता है? चारागाह। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। तो ये जमीन किसको बोलते हैं? जो कि परमानेंट चराई वाली जगह है और जितने भी घास चरने वाले जानवरों के लिए जो जगह बचती है वो सभी प्रकार के इसमें आ जाते हैं। These lands are for common use by the people। और ये जो जमीन है ये कॉमनली यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। They are used to graze livestock and collect fuel wood। तो इस एरिया का वो क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने जानवरों को चराने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस जगह को, और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भी करते हैं। The area under pastures in India increased between 1951 and 1970-71 but then decreased over the past 40 years। जो पास्चर लैंड था वो इंक्रीज कब हुआ? सिर्फ 1951 से 71 तक ही इंक्रीज हुआ। उसके बाद फिर वो डिक्रीज होता चला गया पिछले 40 साल के बाद, पिछले जो 40 साल रहा है। द डिक्लाइन इन पास्चर लैंड अफेक्ट्स द पोरेस्ट पीपल। अगर पास्चर लैंड का डिक्लाइन जो होता है, कमी हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? गरीब लोग, पोरेस्ट पीपल। द मोस्ट बिकॉज लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड एग्रीकल्चर आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका जो मेन लाइफ स्टॉक है, जो उनका जो जानवर पालते हैं जो, और एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर उनकी जमीन ही नहीं रहेंगी तो फिर उनका इनकम कम हो जाएगा। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन पास्चर इज एंक्रोचमेंट बाय पावरफुल फार्मर्स एंड कन्वर्शन ऑफ सच लैंड फॉर अल्टरनेट यूजेस। जो मेन रीजन है कि जिससे कि पास्चर लैंड
कमी हो रही है या कम होते चले जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जबरदस्ती पावरफुल फार्मर्स उसको हथिया ले रहे हैं। इंक्रोचमेंट मतलब हथियाना, या उन सब जमीनों को हम किसी दूसरे चीजों के लिए उपयोग कर रहे हैं, अल्टरनेटिव यूज किया जा रहा है, इसलिए पास्चर लैंड कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। अब जमीन को जो हथियाना है वो गवर्नमेंट के द्वारा कैसे होता है। द गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्वायर प्राइवेट लैंड और विलेज लैंड फॉर पब्लिक यूज आफ्टर पेइंग एडुकेट कंपनसेशन। तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी प्राइवेट लैंड या गांव की जमीन को पब्लिक यूज के लिए उनको प्रॉपर कंपनसेशन देने के बाद उसका वो ले सकती है। द गवर्नमेंट कैन लीगली ऑब्टेन लैंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, माइंस, इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, डैम्स एक्सेट्रा। तो जो गवर्नमेंट है वो लीगली जमीन को ले सकती है रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए, खदान के लिए, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए और डैम बनाने के लिए। दीज प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर वेरी लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। तो ये सब जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है। लार्ज ट्रैक्ट मतलब बड़ा इलाका। एट टाइम्स पीपल लिविंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस गेट डिस्प्लेस्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लोग वहां रहते हैं, जो गांव में, वहां कोई जो प्रोजेक्ट आ जाता है तो उन लोग को पूरे के पूरे गांव को हटाना पड़ता है। As we have read before, fixing the compensation for the peoples affected by a project is still matter of national debate। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उनका जो कंपनसेशन, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं किसी प्रोजेक्ट से, उनको कंपनसेशन देना, उसके बारे में भी ये मैटर किसका है, नेशनल डिबेट का मैटर है। इन 2013 द इंडियन, ये टॉपिक को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा है। 2013 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया एक लेजिस्लेशन दैट इज कॉल्ड एज लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। तो 2013 में पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ जिसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013। जो मेन पॉइंट्स है वो आपको दिए हुए हैं ऊपर, मैं अभी डिस्कस करूंगा। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग भी कंप्लेन करते हैं दैट एक्ट मेक्स इट डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू एक्वायर लैंड। तो इस एक्ट के कारण जो जमीन लेना, अधिग्रहण करना ज्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हो गया है। देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं। सो अवर टॉपिक इज लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, along with land acquisition the act provides for rehabilitation and resettlement of the displaced people। तो लैंड एक्विजिशन के साथ साथ, मतलब भूमि अधिग्रहण करने के साथ साथ, ये एक्ट कहता है कि जो लोग वहां से हटाए जा रहे हैं उन लोग को दोबारा घर बना कर दिया जाए और उन्हें दोबारा अच्छे से सेटल किया जाए, विस्थापित किया जाए, अच्छे से कहीं ना कहीं अच्छी जगह देखकर उनको दोबारा बसाया जाए। नेक्स्ट है, द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल इज नेसेसरी इन केसेस वेयर द लैंड इज मेंट फॉर यूज बाय पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनीज। जो सहमति है वो कम से कम 80% लोगों में होना चाहिए। जिन लोगों को हटाया जा रहा है उन लोगों में से टोटल 80% लोग उसमें सहमत होने चाहिए कि हाँ वो प्रोजेक्ट लगाना देना चाहते हैं। ठीक है, तभी वो जमीन उस प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक पार्टनरशिप कंपनी को या गवर्नमेंट को मिल सकती है। ठीक है, अगर वो लोग राजी नहीं होते 80%, देन वो जमीन नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट है, द एक्ट कवर्स द लैंड ओनर्स अमॉन्ग द फैमिलीज अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन एज वेल एज दोज हु डिपेंड ऑन एक्वायर्ड लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड सच एज लेबरर्स, शेयरक्रॉप्स, कैटल ग्रेजर्स, आदिवासी एक्सेट्रा। तो ये जो एक्ट है ये सभी लोगों को कवर करती है, लैंड ओनर्स को जो डिस्प्लेस किए जा रहे हैं, ठीक है, और उस जमीन से जो भी डिपेंडेंट हैं, जो लैंड ली जा रही है उसमें जो भी डिपेंडेंट हैं, जैसे कि वहां के रहने वाले लेबरर, शेयरी क्रॉप्स मतलब जो लोग किराए पे जमीन लेकर खेती करते हैं, कैटल ग्रेजर्स मतलब जो जानवर चराने वाले लोग हैं, लोकल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, उन सभी लोगों को ये एक्ट कवर करता है। नेक्स्ट है, इरिगेटेड एंड मल्टी क्रॉप्ड लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज ओनली अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो जो जिसमें पानी की पहुंच है और मल्टी क्रॉपिंग होती है, ऐसे जमीनों में उसको एक्वायर करना नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही उसको दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अ सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी ऑफ चेंज्ड लैंड यूज has to be conducted before the land is acquired।
जमीन हथियाने से पहले एक सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का स्टडी करना जरूरी है कि लैंड यूज करने के बाद यहाँ की क्या स्थिति होगी। नेक्स्ट है लैंड ओनर्स एंड अदर्स विल बी गिवन फेयर एंड एडुकेट कंपनसेशन। तो जो जमीन के मालिक हैं और आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को एक उचित दाम, एक उचित कंपनसेशन देना जरूरी है। और क्या प्रावधान है देखते हैं नेक्स्ट। द लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन दैट फॉर व्हाट इज एक्वायर्ड। जिस चीज के लिए वो जमीन को लिया जा रहा है उस पर्पस के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए वो जमीन हथियाई नहीं जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम फैक्ट्री डालने के लिए जमीन अधिग्रहण किए हैं और उसमें फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। If the land is not utilized within 5 years of acquisition, it will be returned to the original owners. अगर कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट उस जो जमीन को हथियाई हुई है और पिछले 5 सालों से कोई उपयोग नहीं कर रहा है, तो देन अगर 5 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है तो वो पूरी की पूरी जमीन जो है ओरिजिनल लैंड ओनर्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये ऐसा प्रावधान बनाया गया है। द ओनरशिप ऑफ द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो ओनरशिप है लैंड का उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। ये सब प्रावधान हमने देखी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या क्या था, प्रॉब्लम्स था। नेक्स्ट है हमारा 2.3 दैट इज सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। When we talk about land resources, the focus is generally on soil and its fertility. तो जब भी हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस किस में होता है? मिट्टी पे और उसकी उपजाऊपन पे, उसकी फर्टिलिटी पे। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सॉइल है, मिट्टी है। इट इज थिन टॉप लेयर ऑफ अर्थ इन विच वेजिटेशन ग्रोस। तो ये सबसे पतली और सबसे ऊंची लेयर है पृथ्वी की जिसमें कि वेजिटेशन ग्रो करता है, वनस्पतियां ग्रो करती हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल कैसे बनता है? पत्थरों के टूटने से, वेदरिंग से। टेम्परेचर वेरिएशन एंड वेजिटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में टेम्परेचर वेरिएशन और वेजिटेशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओवर टाइम वाटर एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ग्रेजुअली ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। समय के साथ साथ क्या होता है? पानी और टेम्परेचर के बदलाव के कारण, फ्लक्चुएशंस मतलब बदलाव के कारण धीरे धीरे क्या हो जाता है? रॉक्स छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाता है, स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है। अब ये द फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक मिक्स विथ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं रॉक का, वो मिक्स हो जाता है जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स के साथ। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस मिक्सेस गेट कन्वर्टेड टू सॉइल। लंबे समय तक जब ये समय बीतता है, कुछ समय बाद क्या होता है? ये सब एक दूसरे से मिक्स होने के बाद क्या बना देता है? सॉइल बना देता है। प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है फूड के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू लिविंग थिंग्स, soil is also used for making bricks, utensils, toys, tiles, etc. तो उनका जो रोल है, न्यूट्रिशन तो देना ही देना है लिविंग थिंग्स को, साथ में सॉइल का एक और भी यूज है, जैसे कि ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटा, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, टॉयज मतलब खिलौने बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए। मोस्ट रूरल हाउसेस हैव वॉल्स एंड फ्लोर्स प्लास्टर्ड विथ सॉइल। अक्सर आपने पहले देखा होगा कि गांव क्षेत्र में जितने भी दीवार और फ्लोर रहते हैं वो सब सॉइल से ही प्लास्टर होते हैं, मिट्टी से ही बनते थे, वो मिट्टी से ही छपाई करते हैं। अब तो खैर समय बदलते जा रहा है, बट पहले ये ज्यादा होता था, अभी भी कुछ गांव में होता है। इफ यू ऑब्जर्व द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस और अ वेल while it is being dug, you can see that the soil is spread in layers. जब हम कोई फाउंडेशन घर का खोदते हैं या कुआं खुदाई होती है तो आपने देखा होगा, डग मतलब खोदना, आप देखे होंगे कि सॉइल कई सारे लेयर्स में बटी हुई है। ठीक है, These horizontal layers are called soil horizons. तो ये जो horizontal layers होते हैं, जो परत होती है, उसको हम soil horizon बोलते हैं। These horizons can be divided into 3 parts. इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक लेयर, मिनरल लेयर एंड बेडरॉक लेयर। तो पिक्चर आप देख सकते हैं नीचे जो बना है, जो बॉटम लेयर है वो बेडरॉक लेयर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर लेयर, जिसको हम आर लेयर भी कह सकते हैं। आप देख रहे होंगे OABCR, तो आर मतलब बेड रॉक, जिसमें
पत्थर पत्थर का ही लेयर है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स दैट फॉर्म दिस लेयर। ठीक, अबाउट द बेड रॉक लेयर सी देखो, सी क्या है, सबस्ट्रेटम है, बी जो है सबसॉइल है, ए जो है सरफेस है और ओ जो है ऑर्गेनिक लेयर है। ठीक है, लाइन से सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक लेयर। दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर इन विच ओ एंड ए आर इंक्लूडेड। ये टॉप मोस्ट सॉइल लेयर है जिसमें ओ और ए इंक्लूड होते हैं। ओ लेयर क्या होता है, ह्यूमस होता है। ओ लेयर मतलब जिस सतह पर हम खड़े हैं या जिस जगह पर पेड़ उग रहा है। ह्यूमस मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, सड़े हुए पेड़ पत्तियों के द्वारा जो मिट्टी बनती है, दैट इज ह्यूमस। तो ओ लेयर में ह्यूमस होता है विच इज डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप, मैं पहले ही समझा दिया आपको। बिलो दिस ए लेयर, ओ लेयर के नीचे ए लेयर होता है जो कि मिनरल लेयर, उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ए लेयर जो है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओ लेयर विच इज वाई इट इज कॉल्ड रिच ऑर्गेनिक मटेरियल। उससे इन्फ्लुएंस्ड है ओ लेयर से, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। द थिकनेस ऑफ द ऑर्गेनिक लेयर वेरीज ग्रेटली। इट इज द थिकेस्ट इन द लोवेस्ट एरियाज ऑफ रिवर वैलीज। तो ये बहुत मोटा होता है लोअर एरियाज में, जो रिवर वैलीज होते हैं उसके निचले स्तर पर बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, उसकी लेयर काफी मोटी होती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक लेयर। तो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, जो खेतीबाड़ी होती है, वो इसी लेयर पे होती है। तभी तो टॉप सॉइल को हम हल चलाते हैं जिससे कि नीचे तक बीज बोया जा सके। विच इज द लेयर विच ऑल फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो। अब ये वही लेयर है जो ए लेयर है, उसी में पूरी खेतीबाड़ी होती है, पूरा वनस्पतियां उगते हैं। दिस इज वाई द ऑर्गेनिक लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ऑर्गेनिक लेयर काफी इंपॉर्टेंट है। बट इट इज ऑल्सो द लेयर दैट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय इरोशन। और ये यही लेयर है जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोशन से। इट इज ऑल्सो अफेक्ट बाय द पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर वेस्ट दैट सेटल इन इट। अब ये वही लेयर है जिसमें पेस्टिसाइड से सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और कोई भी वेस्ट जो डिकम्पोज करने के लिए किया जाता है तो इसी में सबसे ज्यादा वेस्ट भी आता है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल लेयर। तो मिनरल लेयर क्या है, द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ बी लेयर। बी लेयर जो आप देख पा रहे हैं वो मिनरल लेयर है। इट कंटेन्स लिटिल ऑर्गेनिक मैटर। इनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर होता है। द पार्टिकल्स इन दिस लेयर आर ऑल्सो लार्जर देन द सॉइल पार्टिकल्स इन द ऑर्गेनिक लेयर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं इस लेयर में वो बड़े होते हैं, जो ऑर्गेनिक लेयर के पार्टिकल्स है इसमें बड़े होते हैं। द रूट्स ऑफ ओनली दोज प्लांट्स रीच दिस लेयर दैट गो डीप। तो इस जमीन तक उन्हीं के रूट्स आ पाते हैं जिन प्लांट्स के रूट्स बहुत नीचे तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट्स ऑफ टोमेटो प्लांट रिमेन इन द ऑर्गेनिक लेयर बट दोज ऑफ मैंगो ट्री रीच द मिनरल लेयर। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो रूट्स होते हैं टोमेटो प्लांट के वो तो सिर्फ ऑर्गेनिक लेयर में ही रह जाते हैं, लेकिन मैंगो ट्री जो काफी बड़ा पेड़ होता है तो उनके रूट्स भी काफी नीचे तक चले जाते हैं। तो वो कहां तक टच करते हैं, मिनरल लेयर तक टच करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेड रॉक लेयर, जो सबसे लास्ट लेयर है। तो दिस इज द लोवेस्ट लेयर एंड इंक्लूड्स द सी एंड आर लेयर्स। इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, सी और आर। आप डायग्राम में देख लीजिएगा दोबारा। आर इज द लोवेस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ अनवेदर्ड रॉक। बिना टूटा हुआ जो रॉक है, डायरेक्टली चट्टान ही है, वो होता है आर में। उसमें कोई वेदरिंग नहीं हुआ है, कोई चकनाचूर नहीं हुआ है। विच ब्रेक अप टू फॉर्म सी लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स। और सी लेयर में क्या होता है, ब्रोकन रॉक्स होते हैं। ठीक है, मतलब आर से ही सी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। 6 प्रकार की सॉइल हमारे इंडिया में मिलती है। द मेन सॉइल टाइप इज द एलुवियल सॉइल दैट स्प्रेड अक्रॉस द रिवर प्लेन्स। तो जो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो है एलुवियल सॉइल, जो कि कहां फैला हुआ है, रिवर प्लेन्स में, नदी के किनारे। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो जमीन होती है, ये जो मिट्टी होती है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड एरिया इज कवर्ड बाय रेड एंड येलो सॉइल। तो छत्तीसगढ़ की जो जमीन है वहां सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द डेक्कन प्लेट्यू। अब रेड सॉइल कैसे बनता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग आप जानते ही हैं, टुकड़ा होना। पुराने मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है पुराने से कोई नया चीज बनना।
ठीक है। तो जो पुराने रॉक से नया रॉक बना है पुराने में डेक्कन प्लेट्यू से, उससे रेड सॉइल बनता है। इट गेट्स इट्स रेड कलर फ्रॉम हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड होता है। द येलो कलर कम्स फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ सॉइल केमिकल्स। तो जो येलो कलर आता है मिट्टी में वो किससे होता है? हाइड्रेशन, मतलब पानी में घुल जाना। सॉइल केमिकल्स का पानी में घुलने के कारण येलो कलर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन इंडियाज वेस्टर्न स्टेट्स। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो है वो इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स तरफ पाई जाती है। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेटिंग कॉटन, व्हीट एक्सेट्रा। तो ये मिट्टी जो है कॉटन कल्टीवेट करने के लिए, क्या उगाने के लिए? कॉटन और गेहूं उगाने के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ब्लैक सॉइल इज मेड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट हैव अ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। तो ब्लैक सॉइल किससे बना हुआ है? फाइन पार्टिकल से बना हुआ है, जिसमें मॉइस्चर रिटेंशन मतलब पानी को रोक रखने की जो क्षमता होती है, रिटेंशन मतलब रोकने की क्षमता अत्यधिक होती है। ऐसे फाइन पार्टिकल से बना होता है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट्स वेयर द मानसून रेन्स आर हैवी। तो लेटराइट सॉइल ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहां पर मानसून का जो पानी बहुत ज्यादा गिरता है। दिस सॉइल डेवलप्स इन एरियाज दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो ये मिट्टी वहीं डेवलप होती है ऐसे जगहों पे जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है और बहुत ज्यादा पानी गिरता है। द हैवी रेन्स लीच द फर्टाइल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। अगर बहुत ज्यादा पानी गिर जाए, लीच मतलब होता है वॉश अवे, बहा देना या धुला देना, तो फर्टाइल एलिमेंट्स बह जाते हैं सॉइल से। ह्यूमस कंटेंट जो होता है सॉइल, द ह्यूमस कंटेंट ऑफ दिस सॉइल इज ऑल्सो लो, विच इज वाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। तो लेटराइट सॉइल में क्या होता है कि जो ह्यूमस का कंटेंट है वो बहुत कम होता है, इसी के कारण उसमें फर्टिलाइजर्स की अत्यधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अदर सॉइल इंक्लूड्स द ड्राई और डिसर्ट सॉइल फाउंड इन द थार डिसर्ट एंड द फॉरेस्ट सॉइल ऑफ हिमालयन रेंजेस। और दूसरी मिट्टी कौन सी है? जो रेतीली जगह पर मिलती है, डिसर्ट सॉइल पे, या सूखा हुआ मिट्टी जो थार डिसर्ट में है, और फॉरेस्ट सॉइल हिमालयन रेंज में जो है। ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की मिट्टी कौन कौन से स्टेट में कैसी पाई जाती है। जैसे कि आपको फॉरेस्ट सॉइल काफी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, एलुवियल सॉइल डॉटेड से शो किया गया है। रेड और येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, जिसको हम डिसर्ट सॉइल भी कहते हैं। ये आप मैप से देखकर समझ सकते हैं। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल टाइप्स इन इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि टॉपिक हमारा है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। जमीन का कैसे खत्म हो रहा है, कैसे कंजर्व करें और कैसे उसमें खात्मा हो रहा है, खराब हो रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। वी हैव इनहेरिटेड अवर लैंड फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स। हमने जो जमीन को इनहेरिट किया है, पाया है अपने पूर्वजों से। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। वी नीड टू हैंड ओवर दिस लैंड टू द नेक्स्ट जनरेशन इन गुड कंडीशन। हम लोगों को ये जो हैंड ओवर करना है लैंड का अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे वो गुड कंडीशन में हमको मिला है वैसे ही गुड कंडीशन में हमें फ्यूचर जनरेशन को देना है। ह्यूमंस कैन इंप्रूव और डिग्रेड लैंड थ्रू देयर एक्टिविटीज। ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? जमीन की इंप्रूव भी कर सकते हैं और डिग्रेड भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज के थ्रू। हाउ डू वी एसेस द क्वालिटी ऑफ लैंड? हम जो लैंड की क्वालिटी है उसको कैसे एसेस करते हैं, कैसे देखते हैं? वन मेजर कुड बी हाउ मच वेजिटेशन और एनिमल्स द लैंड कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। एक तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हम नाप सकते हैं कि कितना मात्रा में वेजिटेशन और एनिमल्स को सपोर्ट कर रहा है जो जमीन लंबे समय तक लगातार, ठीक, ये हो सकता है। दिस कैपेसिटी विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये कैपेसिटी भी, ये जो क्षमता है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, ये भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। इट कैन नॉट बी सेम फॉर अ डिसर्ट एंड एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि हम डिसर्ट की बात करें और एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी वो दोनों जगह अलग अलग होगी, कितना वेजिटेशन और कितने एनिमल्स को वो पाल पा रहा है लंबे समय तक। When this capacity of the land to support life decreases, we say that land is degraded. जब उनकी कैपेसिटी उस जमीन की कोई भी लाइफ को सपोर्ट करने में कम हो जाती है तब हम कहते हैं कि वो जमीन खराब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द लैंड इज कवर्ड बाय सैंड आफ्टर अ फ्लड नो वेजिटेशन ग्रोस। अगर कोई जमीन में बालू या रेत आ जाता है फ्लड के कारण, फ्लड के बाद, तो वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता, कोई भी खेतीबाड़ी नहीं होती है या कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते। दिस लैंड इज डिग्रेडेड बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट।
like they got earlier before the flood. तो ये जो जमीन है वो डिग्रेडेड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो भी वहां मौजूद है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन वहां से नहीं मिल पा रही है, फ्लड से पहले जैसे मिलती थी। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज कैन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन इन मेनी वेज। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लैंड डिग्रेडेशन बहुत हो सकता है, बहुत तरीकों से। When we plow dry land or land with a high gradient, steep slope, the wind and water erodes the loosened soil, leaving behind only large size particles and pebbles. The land then becomes unfit for pasture or agriculture. तो जब हम कोई हल चलाते हैं सूखे जमीन पे, तो वो जमीन में जो हाई ग्रेडियंट होते हैं या स्टीप स्लोप्स होते हैं, विंड और वाटर के कारण क्या होता है, वो जो सॉइल लूज रहती है, ऊपरी की सतह वो उड़ जाती है या बह जाती है। तो छोड़ क्या जाती है, उसमें जो लार्ज बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, वही बस बच जाते हैं। अब वो जो जमीन बच गई है, जो मिट्टी है उसमें, वो चराई के लिए और एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो चुकी है, क्योंकि टॉप लेयर जो है वो गायब हो चुका है, जो फर्टिलिटी वाली जो चीज थी वो गायब हो चुकी है। तो अब ना हम खेती कर सकते उस पर, और ना तो कोई चराई हो सकती है उसमें, क्योंकि घास ही नहीं है। ठीक है, सो इन तरीकों से इंसान लैंड को खराब भी कर सकता है। यू रीड द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान केनाल इन द प्रीवियस लेसन। तो आपने पढ़ा है राजस्थान केनाल के बारे में पिछले चैप्टर में। डिसर्ट सबसॉइल हैज अ हाई सॉल्ट कंटेंट। तो डिसर्ट की जो सबसॉइल होती है उसमें सॉल्ट का कंटेंट, जो सॉल्ट का जो मात्रा है वो काफी होता है। केनाल इरिगेशन इन अ डिसर्ट एरिया कॉज द सॉल्ट्स टू डिसॉल्व इन वाटर एंड राइज टू द टॉप फॉर्म ऑफ अ हार्ड क्रस्ट ओवर द सॉइल। जो नहर से इरिगेशन किया जा रहा था डिसर्ट एरियाज में, उससे क्या हुआ, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया वाटर में और टॉप लेयर पे हार्ड क्रस्ट बन गया है, सॉइल के ऊपर पे एक परत बन गई है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन दिस क्रस्ट, और इस जमीन पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है। डिग्रेडेशन मतलब जमीन खराब होना। ठीक है, इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आर इरिगेटेड। पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बड़े इलाकों में एग्रीकल्चरल लैंड का इरिगेशन होता है। इरिगेशन मतलब पानी की पहुंच होती है। फ्लड इरिगेशन कॉजेस वाटर लॉगिंग विच लीड्स टू सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। अगर जब फ्लड इरिगेशन होता है उससे क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा होने के कारण सॉइल में खारापन आना चालू हो जाता है। ठीक है, इन द ड्राई एरियाज ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जो सूखा जगह है गुजरात का, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का, एक्सेसिव ग्रेजिंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अत्यधिक मात्रा में चराई कराने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्रेजिंग मोर लाइफ स्टॉक देन द लैंड कैन बी सपोर्ट डिस्ट्रॉयड नॉट just the grass and other vegetation but also exposes the soil which gets degraded because of wind erosion. जब ज्यादा चराई हो जाती है, जो घास अगर पूरे के पूरे जो जानवर हैं वो ज्यादा से ज्यादा चर लेते हैं, तो क्या बचता है, नीचे में सिर्फ मिट्टी बचती है, और वो मिट्टी भी तेज हवाओं से बह जाती है, तो वो विंड इरोशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन ओपन कास्ट माइनिंग द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड। जब ओपन कास्ट माइनिंग किया जाता है तो टॉप सॉइल को हम हटा देते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स निकालने के लिए हम पूरे बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। आफ्टर द माइनिंग ऑपरेशंस एंड लैंड हैज लार्ज पिट्स विद डेब्रिस स्ट्रन ऑल ओवर। माइनिंग जब खत्म हो जाती है तो बड़े बड़े गड्ढे वहां रह जाते हैं खुले तौर पर, तो ना तो वो इट इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और एनी अदर यूज। अब वो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो ना तो वो एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जा सकता है, ना तो कोई अदर यूज के लिए कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और ये एक अलग एग्जाम्पल है लैंड डिग्रेडेशन का। माइनिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो माइनिंग के कारण जो डिग्रेडेशन हुआ है लैंड एरियाज का, फॉरेस्ट एरिया का, स्पेशली फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ हुआ है, झारखंड में, छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। Another way in which land is degraded by grinding limestone for the cement industry and talc for the clay pottery industry. तो दूसरा जो जमीन की जो खात्मा हो रहा है या खराब हो रहा है वो किससे हो रहा है, लाइमस्टोन के ग्राइंडिंग से। सीमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए ग्राइंडिंग मतलब उसको चूर चूर करना, छोटा छोटा टुकड़ा करना, या क्ले पॉटरी इंडस्ट्री बनाने के लिए।
क्ले पॉटरी इंडस्ट्री मतलब मिट्टी से बने हुए पॉट्स वगैरह के जो इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं उससे भी जो जमीन खराब होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर कैरिड बाय द विंड्स एंड सेटल नियर बाय लैंड। दस पार्टिकल लेयर प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग वाटर। तो जो डस्ट पार्टिकल्स इन फैक्ट्रियों से निकलता है तो हवा के साथ बहकर आसपास की जमीन में उड़ उड़कर वहां बैठ जाता है, और ये जो पार्टिकल्स है वो सॉइल को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है, सॉइल को पानी एब्जॉर्ब करने नहीं देता, जिससे कि जमीन खराब होती है। नेक्स्ट है, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द डिस्चार्ज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर बाय इंडस्ट्रीज हैज आल्सो कॉज्ड वाटर लैंड पॉल्यूशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। पिछले कुछ सालों से जो कंटामिनेटेड वाटर जो डिस्चार्ज किया जा रहा है फैक्ट्रियों के कारण, उससे भी वाटर और लैंड पॉल्यूशन हो रहा है बहुत सारे क्षेत्र में इंडिया में। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 13 to 19 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया आर करेंटली डिग्रेडेड। ये एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर लैंड का इंडिया में डिग्रेड हो चुका है, खराब हो चुका है। ऑफ दिस अराउंड 28% इज डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उनमें से 28% तो फॉरेस्ट एरिया ही है और 56% इज वाटर इरोडेड एंड द रेस्ट इज विंड इरोडेड और सैलाइन। करीब करीब 4.8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड इन छत्तीसगढ़। तो अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4.8 लाख हेक्टेयर्स की जमीन खराब हो चुकी है। दिस इज, अभी जो 4.8 लाख हेक्टेयर है वो टोटल कितना है? दिस इज 35% ऑफ स्टेट्स टोटल लैंड एरिया। छत्तीसगढ़ की जो टोटल जमीन है उसकी 35% एरिया मतलब खराब हो चुकी है। द कॉज ऑफ डिग्रेडेशन इज मोस्टली वाटर इरोशन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल विच अफेक्ट्स क्रॉप्स। तो जो कॉज हुआ है डिग्रेडेशन का वो ज्यादा से ज्यादा वाटर इरोशन के कारण हुआ है और एसिड बन जाने के कारण, मतलब एसिडिक हो जाना, जो सॉइल का एसिडिक होने के कारण हुआ है, जिससे कि क्रॉप्स अफेक्ट हुए हैं। एसिडिफिकेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग लाइम टू द सॉइल। एसिडिफिकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लाइम ऐड करते जाएं मिट्टी में। इन दुर्ग, जांजगीर, कोरबा एंड रायपुर डिस्ट्रिक्ट्स माइनिंग हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जांजगीर में, कोरबा में और रायपुर में खुदाई के कारण, उत्खनन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। देयर आर मेनी वेज ऑफ टैकलिंग लैंड डिग्रेडेशन। इसको हम बहुत सारी तरीकों से बचा सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन एंड पास्चर्स कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टू सम एक्सटेंट। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल उगाना सीधे सीधे कह सकते हैं, या चराई वाली जगह को बढ़ाना एक प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकता है। स्पेशली ऑन लैंड दैट हैज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और स्पेशली वो जमीन जो एग्रीकल्चर के लिए अभी सुटेबल नहीं है, वहां पर हमें एफॉरेस्टेशन और पास्चर्स लैंड क्रिएट करना चाहिए। सिमिलरली ensuring proper irrigation according to the water holding capacity of the land can help prevent waterlogging and salinization। अगर हम इंश्योर करें कि प्रॉपर इरिगेशन पहुंचे, जमीन में जितनी ज्यादा मात्रा है, जितना वाटर होल्ड कर सकता है जमीन, उतना ही पानी पहुंचे, तो उससे हम वाटर लॉगिंग और सैलिनाइजेशन से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड पॉवर्टी। लैंड डिग्रेडेशन और गरीबी से क्या संबंध है? द पुअरेस्ट पीपल इन द कंट्री डिपेंड ऑन डिग्रेडेड लैंड। जो बहुत गरीब जो लोग हैं देश में, वो सबसे ज्यादा डिग्रेडेड लैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं। दे आइदर रियर लाइफ स्टॉक ऑन द लैंड और अ मार्जिनल फार्मर्स एंड ट्राइब्स हु प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां अपना लाइफ स्टॉक रियर करते हैं, मतलब जानवरों का पालन पोषण उस जमीन में करना शुरू कर देते हैं, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। दे हैव नो अदर लाइवलीहुड ऑप्शन। उनके पास कोई और जीवन जीने के लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सो दे कंटिन्यू टू फार्म पुअर क्वालिटी इनफर्टाइल लैंड। इसलिए वो मजबूर हैं उसी जमीन में जो जिसकी क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, इनफर्टाइल हो चुके हैं, उसी में खेती करने के लिए उन लोग मजबूर हैं। दिस कॉज द लैंड टू डिग्रेड इवन फर्दर। और इसके कारण जमीन और ज्यादा खराब होती चली जाती है। बट बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी दीज फार्मर्स कैन नॉट टेक अप मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लैंड। क्योंकि वे बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हैं, इसलिए ये फार्मर्स उसमें ऐसा कोई भी मेजर्स नहीं ले पाते जिससे कि लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उपजाऊपन उसमें बढ़ाया जा सके। दे फाइंड देमसेल्फ ट्रैप्ड इन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड लैंड डिग्रेडेशन। विशियस साइकिल क्या होता है? गरीबी की साइकिल में वो पिसते रहते हैं, इसलिए वो लैंड डिग्रेडेशन को उभार नहीं पाते, क्योंकि वो खुद अपने ही गरीबी में फंस चुके हैं।
This is why that is important for the government to take up the responsibility to improve and conserve degraded land. क्योंकि गरीब लोगों के पास कोई पैसे नहीं है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो जो ज़मीन है जो खराब हो चुकी है उसको कंजर्व करे और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड मैनेजमेंट. लैंड का मैनेजमेंट हम कैसे करें. लैंड इज अ फिक्स्ड रिसोर्स वाइल पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग. जमीन तो हमारे पास उतनी ही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. आवर नीड्स ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग एज आवर लाइफस्टाइल इवॉल्व्स. हमारी जो जरूरत है वो भी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बढ़ रहा है. जीवन जीने के तरीके जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, वैसे ही हमारी जरूरत भी बढ़ती चली जा रही है. मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज. ज्यादा से ज्यादा लोग गांव से लोग शहर की ओर आना शुरू कर दिए हैं, शहर में बसना चालू कर दिए हैं. दिस अफेक्ट्स आवर लैंड रिसोर्स. इससे क्या होता है, लैंड रिसोर्स अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है. माइग्रेशन लीड्स टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज. माइग्रेशन मतलब गांव से दूसरी जगह जाना है ना, गांव से शहर की ओर आना, वो माइग्रेशन है. उसके कारण क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है. अर्बन एरिया शहरी जगह बढ़ते चले जा रहा है. कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज आर बिल्ट ऑन फर्टाइल कल्टिवेबल लैंड विच वाइल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. तो कॉलोनीज और फैक्ट्रीज बढ़ते चले जा रही हैं, फर्टाइल लैंड पे बनाए जा रहे हैं, कल्टिवेबल लैंड पे बनाए जा रहे हैं, जबकि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चर और माइनिंग के लिए. ऑल दिस लीड्स टू स्ट्रेस ऑन लैंड यूज. और ये सभी चीजें किस पे प्रभाव डाल रही हैं, लैंड यूज करने के तरीके पर स्ट्रेस डाल रही हैं. इट इज इंपॉर्टेंट दैट लैंड इज प्रॉपरली मैनेज्ड एंड पुट टू प्रॉपर यूज. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लैंड को प्रॉपरली मैनेज करें और प्रॉपरली यूज करें. फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू एंश्योर गुड लैंड मैनेजमेंट. जमीन के अच्छे उपयोग के लिए हम कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको लाइन से बताए गए हैं. फर्स्ट वन इज प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस. तो प्लानिंग किया जाए डेवलपमेंट के लिए, टाउन और विलेज का डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करें. आवर विलेजेस एंड टाउन्स आर ग्रोइंग एंड एंक्रोचिंग अपॉन एग्रीकल्चरल लैंड. हमारा जो गांव और जो शहर है वो बढ़ रहा है किस पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे कब्जा करके. Unused land is also available within urban areas, so if there is proper planning to develop towns and villages, this problem can be handled better. हमारे पास unused land भी है आसपास, तो अगर गांव और शहर को हमको बढ़ाना है तो प्रॉपर प्लानिंग करके भी बढ़ाया जा सकता है जिससे कि हम जमीन को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूज ऑफ बैरन लैंड. तो बैरन लैंड का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है. बैरन लैंड कैन बी यूज्ड इन टू वेज. तो बैरन लैंड को हम दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. पहला तो हम उसको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए उपयोग कर सकते हैं. और जो सेकेंड ऑप्शन है, द सेकेंड ऑप्शन इज टू इम्प्रूव द लैंड फॉर एग्रीकल्चर और पास्चर डेवलपमेंट. दूसरा है कि हम उस जमीन को हम एग्रीकल्चर और पास्चर डेवलपमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं. This will help to expand the acreage under agriculture while reducing the extent of wasteland. तो इससे क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा जमीन एग्रीकल्चर के लिए और जो वेस्टलैंड का जो बढ़ोतरी हो रही थी वो कम हो जाएगा. थर्ड वन इज यूज ऑफ फैलो लैंड. जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसका उपयोग करना. फैलो लैंड स्पेशली ओल्ड फैलो कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर. दिस विल हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. तो फैलो लैंड जो कि ओल्ड फैलो है उसको हम एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, बागवानी के लिए. हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी. इससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा लैंड का. फोर्थ वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट आर अ रिसोर्स दैट टेक मेनी ईयर्स टू रीजनरेट. तो फॉरेस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कई साल लग जाते हैं दोबारा पैदा होने में, रीजनरेट होने में. सो फॉरेस्ट शुड बी यूज्ड इन प्लान एंड सिस्टमेटिक मैनर. इसीलिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल हम जो यूज कर रहे हैं उसको प्लानिंग के साथ करना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए. फुल्ली ग्रोन ट्रीज शुड बी हार्वेस्टेड ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड. जो फुल्ली ग्रोन जो पेड़ है की कटाई जब हम करते हैं हमें तभी करना चाहिए जब वो रिप्लेस करने लायक हो कोई अदर प्लांट्स. 23% ऑफ इंडियाज लैंड इज फॉरेस्टेड. इंडिया में टोटल 23% लैंड ही ऐसी है जो फॉरेस्ट पे है. द एरिया अंडर फॉरेस्ट नीड टू बी एक्सपेंडेड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस. आपको पहले से ही पता है कि टोटल इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए 33% लैंड फॉरेस्ट के लिए होना जरूरी है. इसलिए हमें लैंड फॉरेस्ट के लिए बढ़ाना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे. फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन को कंट्रोल करके रखना जरूरी है.
सॉइल इरोशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ऊपरी सतह का हट जाना, बह जाना, या हवा के कारण चाहे पानी के कारण। इरोशन, वेस्ट डिपोजिशन एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स आर लीडिंग टू सॉइल डिप्लीशन। जो इरोशन है, वेस्ट डिपोजिशन है, कोई भी कचरे जो जमा हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण सॉइल खराब हो रही है। दिस reduces the fertility of the soil and decreases the productivity of agricultural land. इसके कारण क्या हो रहा है? जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो डिक्रीज होते जा रही है और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होते जा रही है एग्रीकल्चरल लैंड की। Hence, controlling soil erosion etc. will help increase in productivity. इसीलिए अगर हम सॉइल इरोशन को कंट्रोल करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लास्ट है हमारा यूजिंग लैंड अराउंड आवर होम्स। जमीन जो हमारे घर के आसपास है उसको यूज करना चाहिए। क्वाइट अ लॉट ऑफ लैंड लाइज अनयूज्ड आउटसाइड होम्स इन विलेजेस एंड अर्बन नेबरहुड्स। ऐसे बहुत सारी जमीन है जो हमारे घर के आसपास गांव में चाहे शहर में अनयूज्ड रहता है, उसे यूज करना चाहिए। दिस लैंड कैन बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल के लिए हमें उसको प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए, जैसे कि हम उसमें सीजनल प्लांट्स या वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आप जो भी मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।